गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में हमारा पोर्शन चल रहा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डेलीगेशन हमने सीख लिया था। डेलीगेशन का मतलब जब एक सुपीरियर बहुत बिजी हो जाता है और ये भी जरूर नहीं है कि वो सारे काम अकेले ही कर सके, तो अपनी कुछ पावर्स अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है और अपने बर्डन को कम कर लेता है, जिससे कि वो अपने टाइम को जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें स्पेंड कर सके। तो इस प्रोसेस को हम डेलीगेशन कहते हैं। ये जहाँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, वहीं सबऑर्डिनेट के लिए भी बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट्स, हमने उसके एलिमेंट्स भी पढ़ लिए थे। डेलीगेशन के एलिमेंट्स थे अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना, ट्राइपोल है जिस पर डेलीगेशन टिका हुआ है, जिसमें एक पोल तो है अथॉरिटी, दूसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा यानी थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। ये भी हमने पढ़ लिए थे। तो आइए आज इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तीनों को एक साथ रखते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, तीनों ये एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आपका, देखिए हमने अथॉरिटी रखा, रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी रखा और अकाउंटेबिलिटी को भी साथ रखा। पहले मीनिंग ही देखते हैं इनका। अथॉरिटी में राइट टू कमांड, यानी कमांड करने का राइट मिल जाता है। ठीक है, यानी कि वो ऑर्डर दे सकता है जिसको भी अथॉरिटी दी गई है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क। जैसे ही अथॉरिटी मिलती है वैसे ही उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, यानी वो रेस्पॉन्सिबल हो जाता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी में आंसरेबल फॉर आउटकम ऑफ द टास्क, असाइन टास्क। वो आंसरेबल होता है किसके लिए? अपने बॉस के लिए, इमीडिएट बॉस के लिए, और वो अपने से ऊपर वाले के लिए आंसरेबल हो जाता है। बात करते हैं डेलीगेशन की। अथॉरिटी, क्या इनको डेलीगेट किया जा सकता है? किस किस को डेलीगेट किया जा सकता है? अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, यानी कि वो अपने से नीचे वालों को दी जा सकती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, पूरी तरह से डेलीगेट नहीं हो सकती, आप जिम्मेदार पूरे तरीके से नहीं ठहरा सकते। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, और अकाउंटेबिलिटी तो डेलीगेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिम्मेदार जवाबदेही तो उसी आदमी की है अपने टॉप मैनेजमेंट के लिए जिसने वो अपनी पावर को अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट किया है। ठीक है, अब देखें ओरिजिन ये कहां से आता है। इट अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अथॉरिटी कब दी जाती है? जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, यानी सब लोग रूल्स में काम करते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग ही कोई भी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट करता है। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से आती है। अराइजेस फ्रॉम द डेलीगेटेड अथॉरिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिसने आपको पावर दी है, उसकी तरफ से ही रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी कहां से आती है? जब आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है कि वो जवाब देता है अपने हेड को जिसने वो अथॉरिटी दी है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो। फ्लो किस तरीके का है? अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो है। इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, क्योंकि अथॉरिटी हमेशा ऊपर वाला या सुपीरियर ही अपने सबऑर्डिनेट को देता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जिम्मेदारी जो सबऑर्डिनेट है
वो जिम्मेदार होता है अपने ऊपर वाले के लिए, यानी कि इसका फ्लो अपवर्ड की तरफ होता है। ठीक है, फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अकाउंटेबिलिटी भी, जवाबदेही जो है वो अपने बॉस के लिए ये भी अपवर्ड ही होती है। ठीक है, क्योंकि वो जवाब देगा अगर टास्क जो है वो पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के बेस पर ठीक है, इन पॉइंट्स के बेस पर हमने एकदम क्लियर हो गया है कि अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मीनिंग के बेस पर भी हमने उसको डिफरेंशिएट कर लिया, डेलीगेशन के बेस पर भी हमने उसको डिफरेंशिएट कर लिया, समझ लिया है, ओरिजिन के बेस पर भी हमने उसको समझ लिया, और फ्लोज के बेस पर भी समझ लिया है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम केवल इतना ही सीखेंगे। इससे आगे का पोर्शन हम सिलेबस के हिसाब से अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।